नॉर्थ कैरोलिना की फील्ड में ये एक छोटा सा एरिया यूएसए की आर्मी ने फार्मर से खरीद लिया है। इस छोटी सी जमीन के नीचे एक खौफनाक सीक्रेट दफन है जिसने तकरीबन 60 साल पहले लाखों अमेरिकन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था जब वो मजे से सो रहे थे। इस छोटी सी जमीन में यूएस आर्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो चीज इसके नीचे छुपी हुई थी उसमें था। ये स्टोरी है गोल्ड्सबोरो इंसिडेंट की, जो हमारी पूरी हिस्ट्री को चेंज करने वाला इंसिडेंट है। 23 जुलाई 1961 की आधी रात को एक B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस स्ट्रेटेजिक बम्बर डॉक हुआ था एक रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ आधी रात को नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर। हवा में फ्यूल भरना काफी खतरनाक काम होता है, लेकिन ये पायलट प्रोज होते हैं तो कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर एक मसला हो जाता है। B-52 बॉम्बर का क्रू नोटिस करता है कि उनके एक विंग्स में से फ्यूल लीक हो रहा है। रिफ्यूलिंग प्लेन वहां से चला जाता है और बेस में लैंड हो जाता है। अब इस B-52 के लिए मसला ये था कि ये बहुत ज्यादा हैवी था सेफ लैंडिंग के लिए। एक बात आपको शायद नहीं पता होगी कि मोस्टली प्लेन्स का वेट ज्यादा होता है जब वो टेक ऑफ करते हैं, लेकिन उसी सेम वेट के साथ वो लैंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूल टैंक में फ्यूल का एक्स्ट्रा वेट होता है टेक ऑफ करते हुए। ये B-52 बॉम्बर बहुत बड़ा प्लेन था जो कि 1.5 लाख लीटर जेट फ्यूल कैरी कर सकता था। तो प्लेन हवा में था और पायलट उसको फील्ड के ऊपर घुमा रहे थे ताकि उसके फ्यूल का वेट कम हो सके और वो सही से लैंड कर सके। हर मिनट हजारों लीटर फ्यूल जमीन पर गिर रहा था और ये छोटा सा इशू फुल स्केल इमरजेंसी बन चुका था। पायलट उसको लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्लेन डैमेज हो गया था। ये प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और कुछ नहीं किया जा सकता था। कोई भी प्लेन क्रैश का नुकसान काफी बड़ा होता है, लेकिन इस B-52 बॉम्बर का नुकसान पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर होने वाला था, क्योंकि इस प्लेन की बैक में दो 3.8 मैग्नीट्यूड के हाइड्रोजन बम थे, जिसमें हर बम 200 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से। इससे आगे बताने से पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूएसए कर क्या रहा था इतने खतरनाक हाइड्रोजन बम को अपने ही कंट्री के ऊपर उड़ाकर। इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि शायद इन बम को कहीं ट्रांसफर किया जा रहा होगा। इसका सही जवाब है क्रोम डोम। ये एक डेडली ब्लैक ऑप्स मिशन था जो यूएसए कर रहा था 1960s में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, सोवियत को तबाह करना, यानी मॉडर्न डे रशिया। ये कोल्ड वॉर का दौर होता है और न्यूक्लियर अटैक करना तो अपनी पीक पे था। इस वॉर में भी वही रूल था जो हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे, अगर तुम हमें उड़ाओगे तो हम तुम्हें और बुरी तरह उड़ाएंगे। सपोज अगर सोवियत ने एक ही वार में यूएस का कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, इसके जवाब में हमला करना यूएसए के लिए इम्पॉसिबल था और वो बदला भी नहीं ले सकते थे। इसी वजह से ऑपरेशन क्रोम डोम शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में काफी सारे B-52 बॉम्बर प्लेन न्यूक्लियर वेपन लेकर हवा में हर वक्त उड़ते रहते थे। तो अगर सोवियत यूनियन न्यूक्लियर अटैक कर भी दे यूएसए पे और सब कुछ तबाह भी हो जाए अमेरिका में, तो ये B-52 बॉम्बर प्लेन फिर भी रशिया में जाकर न्यूक्लियर वेपन से उसको तबाह कर सकती हैं ऑपरेशन क्रोम डोम की वजह से। ये प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन इसकी खतरनाक साइड का इन लोगों ने नहीं सोचा। ऐसा वेपन जो मिलियंस में लोगों को मार सकता है, वो अमेरिका में हर वक्त 24/7 8 सालों तक हवा में उड़ते रहे। 24 जनवरी 1961 की स्टोरी पे वापस आए तो वो B-52 बॉम्बर बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, इंसानों के बनाए हुए दो सबसे पावरफुल वेपन्स के साथ। प्लेन हवा में ही टूट जाता है और वो दो न्यूक्लियर वेपन प्लेन से निकलकर हवा में होते हैं। इसमें से पहला नीचे जा रहा था तो उसका पैराशूट खुल जाता है, और जो दूसरा बम था वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे तेजी से आ रहा था और वो एक मीटरॉइड की तरह जमीन पर जाकर टकरा जाता है। जैसे ही ये होता है, इसमें से एक बम फटने के लिए तैयार था, और वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो। न्यूक्लियर वेपन्स में ना 4 सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं जो इसको किसी एक्सीडेंट की सूरत में फटने से बचाते हैं। दूसरे बम के केस में जो स्पीड ऑफ साउंड की रफ्तार से जमीन पर टकराया, लकीली उसके सारे ही मैकेनिज्म सही से काम किए, लेकिन जो पहला बम था उसके केस में काम थोड़ा खराब हो गया। आप ये सोच रहे होगे कि जो पहले बम का पैराशूट खुला था हवा में, वो किसी किस्म का सेफ्टी फीचर होगा जो इस बम को एक्सीडेंट की सूरत में प्रोटेक्ट करेगा, जबकि असल में पैराशूट खुलना ही पहला स्टेप होता है न्यूक्लियर बम के फटने का। जब किसी जगह न्यूक्लियर वेपन गिराया जाता है तो पहले उसका पैराशूट खोला जाता है, पहला कि न्यूक्लियर बम गिराने वाले पायलट को भागने का टाइम मिल जाए उस लोकेशन से, और दूसरा कि वो जमीन से थोड़ी हाइट पर ही ब्लास्ट हो ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। तो पहले बम का पैराशूट खुलना काफी बुरा साइन था और वो फटने के लिए तैयार था। जब बम डिस्पोजल टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो उनको 3000 किलो का न्यूक्लियर बम जमीन में घुसा हुआ नजर आया। इसका फ्रंट साइड जमीन में धंसा हुआ था। की तो ये बड़ी खतरनाक साइड के न्यूक्लियर वेपन था, लेकिन एटलीस्ट ये इस तरह के धमाके वाली साइड से तो बेहतर थी। कुछ सालों बाद जब इस इंसिडेंट पे डिबेट हुई तो उनको पता चलता कि ये न्यूक्लियर वेपन्स कितना करीब
करीब थे एक्सप्लोड होने से। पब्लिक में तो यूएसए ने बोल दिया था कि इन दोनों न्यूक्लियर वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया और लोगों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये झूठ बोला था। 2013 की रिपोर्ट ने बताया कि 4 सेफ्टी फीचर्स में से पहले बॉम्ब के 3 सेफ्टी फीचर्स फेल हो गए थे। सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल स्विच था जो ऑफ पोजीशन पे था, इसकी वजह से फायरिंग सिग्नल नहीं मिला न्यूक्लियर कोर को, इसी वजह से ब्लास्ट नहीं हुआ। दूसरे अल्फाज में एक छोटा सा स्विच था जिसने इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन से बचा लिया था, जिसने हजारों सोए हुए अमेरिकन को सेकंड में मार देना था, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट में लोग मर गए थे। इस B-52 बॉम्बर में 8 बंदे थे, 6 लोगों ने सीट को इजेक्ट किया था प्लेन से और 3 क्रू मेंबर मर गए थे। इसमें से एक जिसने सीट इजेक्ट नहीं की थी वो बच गया था टूटे हुए प्लेन से, उसने हवा में ही छलांग मार दी थी और पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड हो गया था। इस वाकये के कुछ दिन बाद जब जगह को बॉम्ब से क्लियर करने का टाइम आता है तो पहला बॉम्ब जिसने ऑलमोस्ट हजारों लोगों को मार ही दिया था वो जमीन पर पड़ा होता है, उसको ये लोग बड़े आसानी से लोकेशन से ले जाते हैं। लेकिन दूसरे बॉम्ब के लिए काम थोड़ा खराब था, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड से गीली जमीन पर गिरा था तो ये बॉम्ब 6 मीटर जमीन के अंदर चला जाता है और अंदर ये टूट भी जाता है। बॉम्ब के अंदर 2 सेपरेट न्यूक्लियर कोर्स होते हैं ताकि फटते हुए मैक्सिमम तबाही हो। रिकवरी क्रू को पहली सबसे बड़ी कोर तो मिल जाती है, लेकिन उनको दूसरी कोर मिलती नहीं है। कई दिनों की खुदाई के बाद जब उनको कोर नहीं मिलती तो वो डिसाइड करते हैं कि इस होल को हम वापस से भर देते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा वैसा। और अब तक आपने भी गेस कर लिया होगा वो जमीन का टुकड़ा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये वही हिस्सा है। आज भी 6 किलो प्लूटोनियम इन दरख्तों के नीचे कहीं छुपा हुआ है। इसी वजह से यूएसए की आर्मी ने इस जमीन के छोटे से टुकड़े को खरीदा हुआ है कि कोई बेवकूफ इसके ऊपर घर ना बना ले। इसके आसपास की फील्ड पर आज भी खेती की जाती है। इस इंसिडेंट में तो ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ सिवाय उन 3 क्रू मेंबर्स के मरने के। लेकिन सिर्फ इमेजिन करो कि अगर वो हाइड्रोजन बम फट जाता तो हमारी हिस्ट्री बिल्कुल ही चेंज होती। एक 3.5 मैग्नीट्यूड के हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोड होना अमेरिका के अंदर, वो भी कोल्ड वॉर के दिनों में, इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होने थे। अगर अमेरिका ये समझता कि वो अंडर अटैक हैं तो क्रोम डोम वाला रिस्पॉन्स फौरन होना था। और अगर अमेरिका को पता चल भी जाता कि न्यूक्लियर बॉम्ब उनका अपना ही था तो उन्होंने कौन सा ना मानना था पब्लिक में कि उन्होंने ही लाखों अमेरिकन को मार दिया। इन्होंने पब्लिक के सामने अपने हमसाये दुश्मन सोवियत पर ही उंगलियां उठानी थी। इसके जवाब में सोवियत को भी इन पर हमला करना पड़ता। तो एक छोटे से इलेक्ट्रिकल स्विच ने हमारी पूरी हिस्ट्री को चेंज होने से बचा लिया। लेकिन हिस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंसानों की हिस्ट्री। हम इंसानों से पहले कई किस्म के क्रिएचर्स अर्थ पर जिंदा थे। हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री में टोटल में 5 मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं। आपको सिर्फ डायनासोर वाली एक्सटिंक्शन का पता होगा, जबकि उससे भी पहले 4 मास एक्सटिंक्शन हो चुकी है हमारे प्लेनेट पे और हर एक्सटिंक्शन से पहले क्रिएचर्स जिंदा थे। इन 5 मास एक्सटिंक्शन पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर करोड़ों साल पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।